हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम एडवोकेट जामत उस्तार एंड यू आर वाचिंग बार एट लॉ चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे कि बुनियादी इंसानी हकूक़ जो पाकिस्तान के हर सिटीज़न को उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ पता होने चाहिए कि उसके क्या हकूक़ हैं, और स्टेट जो है वो पाबंद होती है किसी भी सिटीज़न को उसके बुनियादी जो हकूक़ हैं वो फराहम करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुनियादी हकूक़ होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मोस्ट जो ऑथेंटिक लॉ डिक्शनरी है जो हम यूज़ करते हैं लॉ में, वो है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कैसे डिफाइन करती है फंडामेंटल राइट्स को, कि विच फाइंड देयर सोर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर इम्प्लिसिटली गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं और वाज़े तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी करती है। ये होते हैं बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं जो स्टेट प्रोवाइड करती है। तो ये बात एक तो वाज़ी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का होना ज़रूरी है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो वो ट्रू स्पिरिट में एक कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन इन ट्रू स्पिरिट्स नहीं माना जाता। फॉर एग्जांपल, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1787 में बनाया गया था, उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो बाद में उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स करके फंडामेंटल राइट्स ऐड कर दिए गए, जिसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। उन्होंने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया और उसमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए, तब जाके जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रू स्पिरिट में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके बाद जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जैसे कि ज़िंदा रहना हमारा एक हक है, इसी तरह लिबर्टी जो है, आज़ादी, ये भी हमारा एक हक है। तो क्या ये हकूक़ जो हैं बुनियादी, ये हमसे लिए जा सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल लिए जा सकते हैं। स्टेट फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। ये देखें, ये कंडीशंस मैंने लिखी हैं। पहली कंडीशन कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें कंट्री खुद खतरे में है, तो तब वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकते हैं अपने सिटीजन्स के। कंट्री जो है वो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकता है। या इमरजेंसी को इस किस्म की आ जाती है जैसे कि पेंडेमिक, जैसे कि ये कोरोना आया था, तो तब भी कर्फ्यू लगा दिया गया, लोगों को उनके घरों तक महदूद कर दिया गया। उनका जो आज़ादी का हक था, जो उनका मूवमेंट का हक था, वो उनसे छीन लिया गया और उनको एक स्पेसिफिक जगह तक, उनके घरों तक महदूद कर दिया गया कि आपने बाहर नहीं निकलना। तो तब भी जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंट्री ने, हमारी स्टेट ने सस्पेंड कर दिए थे। इसी तरह अगर कोई क्राइम करता है, कोई शख्स कोई जुर्म करता है, तो तब भी उसका जो फंडामेंटल राइट है, जब किसी शख्स को अरेस्ट किया जाता है उसके क्राइम करने की वजह से, तो उसका फंडामेंटल राइट जो है आज़ादी का, वो उससे छीन लिया जाता है। पहला केस हो गया इमरजेंसी में, और दूसरा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ भी किसी के फंडामेंटल राइट्स उससे लिए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को मैंने आगे डिवाइड कर दिया है आसानी के लिए। इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 8 to 28 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं। उसको मैंने आसानी के लिए 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलें इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 8 में प्रोवाइडेड है कि कोई भी लॉ जो क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, अगेंस्ट हो, आप सिंपली कह लें अगेंस्ट हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कोई भी लॉ जो इन फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो, अगेंस्ट हो, डेरोगेट करता हो फंडामेंटल राइट्स को, तो वो लॉ वॉइड होगा, वो लॉ इलीगल होगा। तो पहले ये बात वाजे कर दी गई आर्टिकल 8 में ही कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। उसके बाद राइट रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, किसी की ज़िंदगी और उसकी आज़ादी के जो राइट्स हैं वो 9 से 14 तक, आर्टिकल 9 टू आर्टिकल 14 तक प्रोवाइडेड हैं। इसी तरह रिलेटेड टू फ्रीडम हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इक्वालिटी, एजुकेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और कल्चर के राइट्स, ये मैंने विद रेलिवेंट आर्टिकल्स जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं।
आसानी के लिए। तो इस तरह आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो सकता है। आर्टिकल 8 में पहले उन्होंने बता दिया कि दोज लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और दैट डेरोगेट द फंडामेंटल राइट्स आर टू बी वाइड, कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। उसके बाद लॉज राइट्स रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, किसी की ज़िंदगी और उसकी आज़ादी से रिलेटेड जो राइट्स हैं, लाइफ एंड लिबर्टी। तो आए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, लाइफ एंड लिबर्टी। तो पहले जो है वो आर्टिकल 9 में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया गया कि किसी की भी जो ज़िंदगी है या उसकी लिबर्टी है, आज़ादी है, वो उससे नहीं ली जा सकती अनलॉफुली। और उसके बाद 10 में अरेस्ट सेफगार्ड प्रोवाइड कर दिया गया कि किसी को भी अनलॉफुली और इलीगली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेफगार्ड टू अरेस्ट जो है वो आर्टिकल 10 में प्रोवाइड कर दिया गया है कि अगर किसी को सपोज किसी ने कोई जुर्म किया है और उसको अरेस्ट किया भी जाता है तो तब भी उसको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, वजह उसके अरेस्ट की उसको बताई जाएगी और उसको विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास, जो उसका कंसर्न्ड एरिया मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास पेश किया जाएगा। तो सेफगार्ड भी प्रोवाइड कर दिया गया आर्टिकल 10 में अरेस्ट से। इसी तरह 10A में प्रोवाइडेड है फेयर ट्रायल। ये हम लाइफ और लिबर्टी की ही बात कर रहे हैं, 9 to 14 ही चल रहे हैं। 10A में फेयर ट्रायल प्रोवाइड कर दिया गया। इसी तरह इसमें 11 में स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर वगैरह, कि किसी को भी किसी का गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आपने किसी से भी कोई काम लेना है, उसकी सैलरी दें, उससे काम करवाएं, लेकिन किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता या फिर किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता। ये आ गया स्लेवरी। उसके बाद 12, 13, ये दोनों जो हैं ये पनिशमेंट से रिलेटेड हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का इसमें कंसेप्ट आ जाता है कि कोई भी ऐसा जुर्म, वो तब जुर्म था ही नहीं अगर किसी ने किया। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी किसी की वल्गर फोटोज़ या नेकेड पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट पे अपलोड करता है या किसी को ब्लैकमेल करता है उसके रिलेटेड, तो उसको पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया और उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन अगर किसी ने किसी की वल्गर फ़ोटोज़ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे 2016 से पहले शेयर की थी तो उस पर ये लागू नहीं होगा, उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, क्योंकि तब ये लॉ के अकॉर्डिंग ये क्राइम था ही नहीं। ये 2016 के बाद क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के आने के बाद। तो 2016 से पहले अगर किसी ने किया है तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसको बोलते होते हैं रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। उसके बाद 13 में डबल पनिशमेंट। आपने डबल जेओपार्डी सुना होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में या क्यूएसओ में या अपने लॉ में। तो किसी को भी अगर किसी ने एक ऑफेंस किया है, कोई जुर्म किया है, तो उसको लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। अगर एक बार उसका ट्रायल हो चुका है इन अकॉर्डेंस विद लॉ और उसको पनिशमेंट मिल गई है तो दूसरी बार उसको पनिश बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और लास्टली इसमें 14 में डिग्निटी ऑफ मैन की बात की गई है कि किसी भी शख्स की जो है वो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट जो है वो नहीं जाएगी स्टेट। डिग्निटी जो है मैन की वो उसका फंडामेंटल राइट है, जो उसके घर का जो उसकी प्राइवेसी है उसके घर की, वो उसका फंडामेंटल राइट है। आगे हम आ जाते हैं राइट ऑफ फ्रीडम पे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं 15 से 22 तक, और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो इन्हीं को याद करने में पेश आती है। तो इसके लिए मैंने ये मैथ्स RTR ये कोड एक बनाया है जिससे आप फ्रीडम के जो राइट्स हैं 15 से लेकर 22 तक इनको इजीली अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। इसी तरह M से हो गया मूवमेंट, A से असेंबली, एसोसिएशन, T से ट्रेड, और या फिर कह लें प्रोफेशन, S से स्पीच, और इसके साथ ही है इंफॉर्मेशन। तो ये मैथ्स कंप्लीट होता है, मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड, प्रोफेशन, स्पीच और इंफॉर्मेशन। ये आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 19A में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके अलावा
2021 और 22 में ये रिलीजन से रिलेटेड हैं। रिलीजन और रिलीजियस टैक्सेस से रिलेटेड हो गया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो गया। तो मैथ्स आरटीआर, ये आरटीआर तो फिर भी आपको रिलीजन से याद हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मैथ्स से आपने सिंपली याद रखना है, जो फ्रीडम के आर्टिकल्स हैं वो इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। किसी के पास भी, पाकिस्तान का कोई भी सिटीजन है, उसके पास मूवमेंट का फंडामेंटल राइट है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकता है। एक सूबे से दूसरे सूबे जाना हो तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह असेंबली का, कि हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं कोई भी अपने फेस्टिवल में, शादियाँ और जो कोई भी अपना फेस्टिवल होता है तब हम इकट्ठे होकर सपोज को मिलाद करते हैं। असेंबली की शर्त यह है कि ये लॉफुल होनी चाहिए, जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो लॉफुल होना चाहिए, वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह एसोसिएशन हम बना सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो काफ़ी सारे लोग एसोसिएट होकर एक पार्टी बना लेते हैं, ये भी फंडामेंटल राइट है। हर शख्स को तिजारत करने का हक है, अपना प्रोफेशन चूज़ करने का हक है। इसी तरह हर शख्स को अपनी इजहार राय, आज़ादी इजहार राय, ये तो आपने सोशल मीडिया में काफ़ी बार सुना होगा, वो ये राइट है। और इन्फॉर्मेशन का राइट जो बी में प्रोवाइड कर दिया गया, वो भी हर शख्स का, जो जिस पे मतलब एक्सेप्शन नहीं है। कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं स्टेट की जो किसी को नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसी तरह रिलीजन, हम अपना मजहब खुद चूज कर सकते हैं, किसी पर फोर्स नहीं किया जाएगा किसी को कि भाई आप जो है वो इस्लाम कबूल कर लो या इस तरह की कोई बात, क्योंकि हमारे इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को अपने एटीट्यूड से, अपने इखलाक से जो है वो माइल किया इस्लाम की तरफ, किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया। इसी तरह रिलीजियस टैक्सेस, एक तबके को दूसरे तबके के टैक्सेस देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। और इंस्टीट्यूशंस भी, कि भाई हम ईसाइयों को फोर्स नहीं कर सकते कि आओ भाई हमारी ईद पे हमारे साथ मनाओ या नमाज पढ़ो हमारे साथ। वी कैन नॉट फोर्स पीपल ऑफ अनदर रिलीजन फॉर सम अदर रिलीजियस एक्ट्स और एनीथिंग एल्स। तो ये हो गए फ्रीडम के राइट्स। 15, 16, 17, 18, 19, 19A में इंफॉर्मेशन, 20, 21 और 22 में फ्रीडम के राइट्स आ गए। उसके बाद राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए प्रॉपर्टी के। 23 में प्रॉपर्टी एक्वायर हम कर सकते हैं पाकिस्तान में कोई भी लीगल वे से एज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। और 24 में उस प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी हमारी स्टेट। इक्वालिटी का राइट है 25 में। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि कोई भी शख्स हो पाकिस्तान का, ख्वाह वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई सिंपल मजदूर तबके का है, कोई भी एज का हो, कोई भी शख्स हो, लॉ सबके लिए इक्वल है। तो दिस इज द नोन एज इक्वालिटी। उसके बाद एजुकेशन का आ जाता है उसके साथ ही, कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों का मुफ्त तालीम देना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो स्टेट जो है वो तामीर करती है और बनाती है ताकि लोगों को फ्री तालीम दी जा सके। तो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। इसी तरह नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 26 में प्रोवाइड कर दी गया। क्या नॉन डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ की होगी? पब्लिक प्लेसेस पे विजिट करने की। कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि भाई आप अगर फलां पंजाब के हो तो आप दूसरे सिंध के किसी भी जो है वो पब्लिक प्लेस को विजिट नहीं कर सकते। और इसी तरह सर्विसेज में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर किसी और वो रिलीजन का हो बंदा और वो क्वालिफिकेशन रखता हो तो उसको भी जो है वो जॉब दी जाएंगी। उनके लिए तो स्पेशली पाकिस्तान में हमने कोटा रखा हुआ है 5%। इसी तरह हर किसी को अपने कल्चर का राइट है। जैसे सिंधी कल्चर, सिंध के लोगों ने अपना कल्चर जिंदा रखा हुआ है। जनूबी पंजाब में देखें तो सराइकी लोगों का अपना कल्चर है, उनकी अपनी लैंग्वेज है। सिंधी लोग सिंधी बोलते हैं, सराइकी लोग सराइकी बोलते हैं, पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं। तो किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये ज़बान ना बोलो। हर किसी को अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज जो है वो ज़िंदा रखने की, अपनी लैंग्वेज बोलने की कंप्लीट फ्रीडम है। तो ये था हमारा चैप्टर फंडामेंटल राइट्स का। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।